चलो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हो? परफेक्ट। आओ, तो कल हम लोगों ने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था और वो वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ बाय यूजिंग वेक्टर फॉर्म हमें सोल्व करना था। देखते हैं उसको। बड़ा बेसिक सा फंडा था बच्चों। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए थे क्योंकि उसी के बेस पे हमें पोजीशन वेक्टर निकालना होता है। और हमने बोला कि लेट्स से अगर ये क्यूब है, ठीक है ना, और क्यूब की साइड लेंथ हम लोगों ने 1 माना था। इसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट किया था। दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, और ये हमें क्यूब बना दिया था। और इस क्यूब के सभी कॉर्नर्स पे जो चार्ज रखा हुआ था वो क्यू रखा हुआ था। एक करके दिखाऊंगा, बाकी आप बोलेंगे, जोन सा बोलेंगे वो आप कर लेना, 2 कर लेना। रेस्ट ऑफ दी क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन सोल्व तो आप ही को करना है। तो हमने बोला कि अगर इसको ओरिजिन माने तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे बच्चों? 0,0। इसका नेम भी डाल देते, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें पता है 8 वर्टेक्स होते हैं, तो पता लग गया हम लोगों को। अब हमें क्या निकालना है? चलिए किसी के भी रेस्पेक्ट में फोर्स निकालते हैं। हम निकालते हैं फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1। 6 पे फोर्स निकालना है ड्यू टू 1, 6 पे फोर्स निकालना है ड्यू टू 2, 6 पे फोर्स निकालना है ड्यू टू 3। किसी के भी कारण निकालो, हमें टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हमें सबसे जरूरी काम है, इन सबके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो हमें 1 का तो कोऑर्डिनेट पता है 0,0,0, तो यानी 1 का तो 0,0,0 यानी एक चार्ज रखा हुआ है 0,0,0 पे, एक चार्ज रखा हुआ है 6 पोजीशन पे, और 6 पोजीशन ये है बच्चों आपके पास। अब ये देखिए, यहां से ओरिजिन से यहां पर जाएंगे कैसे? तो हमें एक्स एक्सिस में भी चलना पड़ेगा 1, वाई एक्सिस में भी चलना पड़ेगा 1, एंड देन जेड एक्सिस में भी चलना पड़ेगा 1। तो आपको सिखाया क्या था कि ऐसे रास्ते को सीधा जो चलेगा हॉरिजॉन्टल उसको बोलेंगे एक्स, ऐसे चलेगा उसको बोलेंगे वाई, और ऐसे चल रहा होगा उसको बोलेंगे जेड। तो देखिए, यहां से यहां तक आने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल भी चलना पड़ा, वर्टिकल भी चलना पड़ा, और इस डायरेक्शन में भी चलना पड़ा। तो 6 के कोऑर्डिनेट्स क्या बने बच्चों? 1,1,1। ठीक है। अब हमने क्या देखा कि एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज कहां पे रखा हुआ है बेटो? 1,1,1। अब बोलो क्या करते हैं? पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? जिस पे फोर्स निकालना है, यानी इस पे 6 पे निकालना था हमें 1 के कारण, तो ये हो जाएगा आपके पास आर वेक्टर। अब आर वेक्टर निकालते कैसे, जल्दी बताओ? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों? जल्दी जल्दी बोलेंगे। 1 यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये कितना बना बच्चों? 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो आई माइनस 0 आई, तो आई प्लस जे प्लस के। जल्दी बताओ, ये पोजीशन वेक्टर आया क्या लिखना? वेरी गुड। अब हमें क्या करना है? इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है ना। तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, तीनों का 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। लो बच्चों, ये कितना बन गया? √3। अब फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एफ, दिस इज इक्वल्स टू क्यू के, क्यू इंटू क्यू यानी क्यू स्क्वायर, आर वेक्टर, ये रहा आर वेक्टर, यानी आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की पावर 3। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? √3, यानी √3 की पावर 3। बोलो, ये आंसर आ गया मेरा। तो सभी बच्चे बोलेंगे क्या ये समझ में आया बच्चों? मैंने आपको क्या सिखाया था, ध्यान से देखो कि किस पे निकालना है। फोर्स ऑन 6, और किसके कारण निकालना है? 1 के कारण। तो जो पोजीशन वेक्टर यानी जो आपके पास आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर फॉर्मूले में जो कल लिखवाया था, फॉर्मूला क्या था? ध्यान से देखो, एफ वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर के मोड की पावर 3। ये था ना फॉर्मूला। अब इसी आर वेक्टर को हम लोगों ने बोला था R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कल वाली प्रूफ देखो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है? जो जिस पे निकालना है ना उसको फाइनल वेक्टर,
जिसके कारण निकालना है उसको इनिशियल वेक्टर। अभी ये क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, समझो। अभी इनमें से ना कोई भी दो चूज कर लो अपनी मर्जी से, जल्दी बताओ किन किन के कारण निकालना है, कोई भी दो चूज कर लो। 8 और 3 के कारण मानते हैं, चलो 3 मान लिया। अब 3 के कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए बच्चों हमें। 3 के कोऑर्डिनेट्स देखो कैसे है, ओरिजिन से x में चले y में चले, यानी 3 के कोऑर्डिनेट्स बने बच्चों 1, 1, 0। बोलो इतना समझ में आया। अब आ जाओ 8 के कोऑर्डिनेट पे। अब 8 के कोऑर्डिनेट देखो बच्चों, 8 में ओरिजिन से चलेंगे डायरेक्ट, कहां चल रहे हैं हम, खाली z एक्सिस में, यानी x भी 0, y भी 0, z की वैल्यू 1। बोलो इतना समझ में आया। सबसे पहले बताइए, अब हमें 3 के कारण निकालना है 8 पे। मैग्नीट्यूड दोनों का क्यू क्यू है। इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 1, 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स देखो बच्चों 0, 0, 1। लेकिन 8 पे निकालना है तो आर वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। सीक्वेंस पकड़ के चलो बच्चों बस, अगर सीक्वेंस में गड़बड़ हो गई तो ये वाले क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे इजीली, फिर कह रहा हूं। अब देखो कैसे करना है। अब बच्चों ये हमारे पास फाइनल पोजीशन बन गई, यानी दिस इज R2 वेक्टर। ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन बन गई, यानी दिस इज R1 वेक्टर। तो R वेक्टर कैसे निकालेंगे। अब एक बात और, इसको हम क्या लिखेंगे, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 1 k कैप। और इसको क्या लिखेंगे बच्चों, i कैप प्लस j कैप प्लस 0 k कैप। अब ये लिखना आना चाहिए बस आपको। अब देखो i में से i को माइनस करो, 0 माइनस i तो माइनस i कैप, 0 माइनस j तो माइनस j कैप, 1 माइनस 0 तो प्लस k कैप। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये r वेक्टर आया लिखना सभी बच्चे, क्या ये r वेक्टर आ गया ना। अब फॉर्मूले में रख दो बस। अब मुझे फॉर्मूले में r वेक्टर चाहिए तो मिल गया, मुझे r वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए तो मैग्नीट्यूड भी साथ के साथ निकाल लो। मैग्नीट्यूड देखिए, अंडर रूट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ i यानी -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी वही आया √3। बस अब सिंपली फॉर्मूले में रख दो। तो देखो फोर्स किस पे आया बच्चों, फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 3, दिस इज नथिंग बट k टाइम्स q इंटू क्यू स्क्वायर। r वेक्टर ये रहा बच्चों हमारे पास माइनस i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और इसके मैग्नीट्यूड की पावर की क्यूब। लो आंसर। बोलो आया क्या समझ में। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। बोलो एक और करा दूं या क्रिस्टल क्लियर है चीजें। परफेक्ट। चलिए सभी बच्चे बोलेंगे बच्चों। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस k के बारे में, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आया था ना बच्चों हमारे पास, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। हमने बोला था ये k क्या होता है, दिस k इज नथिंग बट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या हम लोगों ने इसका नाम बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो k की वैल्यू जो हमने देखी थी वो देखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ध्यान से सुनना, जो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना k q1 q2 बाय r स्क्वायर, ऐसा ही फॉर्मूला आप लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा है दो मासेस के बीच में। वहां पर हमने फॉर्मूला देखा था g m1 m2 बाय r स्क्वायर। दोनों में कई बार कंपैरिजन पूछ लेते हैं, तो इसलिए दोनों का कंपैरिजन साथ साथ करा देता हूं। ये था बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, ये था बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पर जो ये g होता है ना बच्चों, ये g होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ g की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी एक m मास यहां पर है, एक m मास यहां पर है, दोनों के बीच में एयर है। मान लो इन पे फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, इन दोनों मासेस को उठा के मैंने पानी में भी डाल दिया, अब मीडियम चेंज हो गया, लेकिन अभी भी फोर्स 1 न्यूटन ही लगने वाला है। यानी जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये मीडियम के इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। अब तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इस फोर्स का सोर्स होता है, सोर्स कौन है बच्चों, मास। सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज मास,
और इस मास का, अब सोचो एक बार दुनिया में किसी भी एक ऐसे लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के बारे में सोचो जिसमें मास ही ना हो। क्या कोई ऐसा मिलने वाला है? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि हर एक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के पास सर मास तो होगा ही होगा, और मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में लगने ही वाला है हमेशा। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना बच्चों, इसमें जो ये K की वैल्यू है, ये K की वैल्यू का फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये एप्सिलॉन नॉट है ना बच्चों, इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी। अब ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? दिस एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मीडियम चेंज हो गया तो हमारे पास उन दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स भी चेंज हो जाएगा। यहां पर दो मासेस के बीच का फोर्स चेंज नहीं हो रहा था ऑन चेंजिंग द मीडियम, बट यहां पर अगर मीडियम चेंज कर दूंगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम डिपेंडेंट। तीसरी चीज बताओ, इस फोर्स का सोर्स कौन है? चार्ज। अब जल्दी बताइए, क्या हर बॉडी के पास चार्ज होता है? क्या सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, क्या हर बॉडी के पास चार्ज होता है? क्या नहीं, क्योंकि जे थॉमसन ने क्या बोला था बच्चों? जे थॉमसन ने बोला था कि एटम न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल का मतलब क्या होता है बच्चों? कि उस पे जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, यानी चार्ज तो होता है बट जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा जब तक उसको आप चार्ज नहीं कर देते। अब चार्ज करने से क्या होगा? चार्ज करने से बच्चों आपके पास उस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा। जो उस बॉडी को चार्ज आ जाएगा तो हम उस बॉडी को बोलते हैं कि ये बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। क्या हो चुकी है बच्चों? इलेक्ट्रीफाइड। तो जिस बॉडी पे चार्ज आ जाता है ना, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रीफाइड हो जाना। और इस प्रोसेस को एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था एक बारी कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिफिकेशन। सुनना क्वेश्चन क्या पूछा गया तो वो बताता हूं। जैसे हम लोग बाजार में कोई भी सामान लेने जाते हैं, मान लो बाइक लेने चले गए हम लोग, बाइक लेके आने के बाद आजकल की यंग जनरेशन में क्या आदत होती है कि वो बाइक में ना कुछ चेंज कराते हैं। उस चेंज को हम बोलते हैं कि मैंने गाड़ी मॉडिफाई करा दी है। होता है ना, ये नया लैपटॉप भी लेके आते हैं हम लोग, बाइक भी लेके आते हैं हम, मोबाइल भी लेके आते हैं। हमारी आदत होती है कि हम उसमें ना कुछ चेंजेस करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उस प्रोसेस को बोलता है मॉडिफिकेशन। सिमिलरली जब एक बॉडी को हम चार्ज कर देते हैं ना, चार्ज करना, और चार्ज करने के 3 मेथड, रबिंग, इंडक्शन और कंडक्शन। तो जब किसी भी बॉडी पे चार्ज आ जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि ये बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। जैसे वहां पर बाइक मॉडिफाई की थी ना, ये बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। और इस इलेक्ट्रीफाइड करने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। नाउ क्वेश्चन पूछो क्या आया था? क्वेश्चन आया था कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इलेक्ट्रिफिकेशन? इस इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ था? आंसर बताओ जल्दी, कौन होगा? आंसर है ओनली इलेक्ट्रॉन्स। ओनली इलेक्ट्रॉन्स। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन घूमता है कि सर प्रोटॉन भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बच्चों, लेकिन याद करो हम लोगों ने 11th में एक बहुत बेसिक सा रूल पढ़ा था कि हर कोई अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करता है, ईच एंड एवरी वन। अब इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होती है, प्रोटॉन को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। बात तो ये है ना कि हमें किसी को भी चार्ज करना है। चार्ज करने का तरीका ये, इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओ या प्रोटॉन लेके आ जाओ। इलेक्ट्रॉन को लेके आने में बहुत कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो फिजिक्स यही तो कहता है कि वो काम करो जिसमें सबसे कम से कम एनर्जी खर्च होती है। और सबसे कम एनर्जी किस में खर्च होती है? इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में। इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे ना बच्चों, न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ेंगे 12th में, वहां पर आपको पता लगेगा कि प्रोटॉन को तोड़ने के लिए आपको बहुत बल्क में एनर्जी चाहिए होती है, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन क्या आएगा?
हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, आपका आंसर क्या आना चाहिए, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। अब बात करते हैं इस पे, ये तो था इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता बहुत बारी। अब बात करते हैं कि ये एप्साइल, हाँ जी नहीं, हाँ बेटे देखो, अगर स्पेसिफाई पूछा गया ना हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, तो आपका आंसर भी स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर में वो बिल्कुल एग्जैक्ट वो मांगता है कि उसको जो वो चाहता है ना एग्जामिनर, आप वो ही उसको डिलीवर करके आइए। चार्ज भी हो जाएगा अनडाउटेडली, चार्ज पे भी वो हाफ मार्क्स दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पेपर में क्या परफॉर्मेंस चल रही है। अगर आप फेल होने की कगार पर हो तो वो हो सकता है वो 1 भी नंबर दे दे, बट अगर आप 90 क्रॉस कर रहे हो तो वो 0 नंबर आपको एलोकेट कर देगा। बात समझ में आ गई? तो पूरा स्पेसिफिक आंसर लिखना, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। चलिए अब हम बात करते हैं ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अब मीडियम की प्रॉपर्टी के लिए ना ये थोड़ा सा जो ये फॉर्मूला था हमारे पास k q1 q2 by r स्क्वायर और k की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। अब पहले बात समझना, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? नोट का मतलब जीरो, ऐसे समझो, जीरो का मतलब फ्री, कुछ भी नहीं है। यानी जो ये एप्सिलॉन नॉट है ना, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वैक्यूम, और वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता है ऐसा माना जाता है। तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इसको लिखेंगे हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है बच्चों, चलिए। लेकिन अगर मैंने इसको किसी मीडियम में डाल दिया तो मीडियम में डाल दिया तो क्या होगा सर? फोर्स तो चेंज हो जाएगा। अब वो फोर्स चेंज होगा, चेंज होने का मतलब क्या है? वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है। अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होने वाला, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अब देखिए यहां पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं बेटे एफ नोट से। एफ नोट क्या है? फोर्स इन फ्री स्पेस। अब मैंने इनको दोनों चार्जेस को उठा के ना पानी में डिप कर दिया। पानी में क्या मतलब? हम लोगों ने मीडियम चेंज कर दिया। तो फोर्स इन मीडियम देखो, एफ एम लिख रहा हूं मैं यहां पे, थोड़ा स्पेसिफिक हो रहा है कि फोर्स इन मीडियम। इसका मैग्नीट्यूड देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई के की वैल्यू को लिख रहा हूं। अब जो ये एप्सिलॉन नोट है ना, एप्सिलॉन नोट नहीं हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नोट तो प्रॉपर्टी है फ्री स्पेस की। तो यहां पर मीडियम की प्रॉपर्टी आ जाएगी, जिसको हम लोगों ने लिखा एप्सिलॉन एम। फिर चार्जेस वही Q1 Q2 और दोनों के बीच का सेपरेशन वही r स्क्वायर। बस सिंपल। अब ये एप्सिलॉन एम क्या हो गया बच्चों? एप्सिलॉन एम कुछ भी नहीं हुआ सर, जैसे ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम था, ये परमिटिविटी ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों? मीडियम। दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। लो जी, अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों को, जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है ना बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना आपको डिवाइड करना होता है। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, यानी एफ नॉट फोर्स इन फ्री स्पेस बाय फोर्स इन मीडियम। दिस इज नथिंग बट के की वैल्यू रखो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम, सेपरेशन सेम, अब मीडियम चेंज हुआ तो 4 पाई विल कैंसिल आउट, Q1 Q2 आर स्क्वायर विल कैंसिल आउट। तो हमारे पास एफ नोट यानी फोर्स इन फ्री स्पेस बाय फोर्स इन मीडियम इज नथिंग बट 1/एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाय 1/एप्सिलॉन एम। इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लेके आ जाओ तो एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नोट, दिस इज इक्वल टू एफ नोट बाय एफ एम। अब बच्चों बात ये आती है, मेरे ध्यान से सुनना, एफ नोट ऊपर है, एप्सिलॉन नोट नीचे है, एफ एम नीचे है, एप्सिलॉन एम ऊपर है। यानी मैं यहां से डायरेक्ट एक रिलेशन बोल सकता हूं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी है ना, जितनी परमिटिविटी एप्सिलॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता चला जाएगा। अच्छा एक चीज और सुनना, ये जो रेशियो होती है ना बच्चों, अब इस रेशियो को ऐसे डिफाइन किया जाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको बोला जाता है ER। ER इज नथिंग बट, इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? रिलेटिव परमिटिविटी। अब सुना, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम K, और K होता है आपके पास
स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं बच्चों, K इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ER क्या आ गया बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये बताइए पहले, यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक समझ में आया तो फिर आगे बढ़ते बोर्ड को रब करना पड़ेगा। चलो चलिए, तो अब हमारे पास जो रिलेशन आया वो क्या है बच्चों, एफ नोट बाय एफ एम, दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नोट, दिस इज इक्वल्स टू ई आर एप्सिलॉन आर, दिस इज इक्वल्स टू के। अब जो ये ई आर या के हुआ, ये क्या हुआ, देखो ध्यान से, क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा आता है कि आपको ना या तो ये गिवन होगा या ये गिवन होगा। बोला जाएगा कि फोर्स इन फ्री स्पेस इज 4 न्यूटन, ठीक है, और जिस मीडियम में डाला गया उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इतना है, तो बोला जाएगा कैलकुलेट फोर्स इन मीडियम। तो बड़ा बेसिक सा फंडा भाई, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जैसे वर्ड्स आपको मिल जाए तो आपको समझ लेना है कि आपको ई आर या के में से कोई भी एक वैल्यू गिवन है। अब अगर ये गिवन है और आपको फोर्स इन फ्री स्पेस पता लग जाए तो आपको एफ एम निकालना है, सभी रिलेशंस इक्वल है, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट यहां से इन दोनों को इक्वेट कर दूं, एफ नोट बाय एफ एम दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, यानी एफ नोट बाय एप्सिलॉन आर दिस इज इक्वल टू एफ एम। पहला रिलेशन तो ये, ध्यान से सुनना बच्चों अभी। दूसरा, अगर के की टर्म्स में गिवन है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ नोट बाय के दिस इज इक्वल टू एफ एम। अब मुझे एक बात बता दो मेरे बच्चों, सभी बच्चे बोलेंगे, ध्यान से देखो, ये ई आर क्या है, ये के है क्या, ये वो है कि कितने फैक्टर से फोर्स कम हुआ है मीडियम में, कितने फैक्टर से। मान लो ई आर की वैल्यू 2 है तो फोर्स इन फ्री स्पेस आधा हो गया। ई आर की वैल्यू मान लो 4 है तो फोर्स इन फ्री स्पेस और जो मीडियम का फोर्स है वो 1/4 हिस्सा हो जाएगा। देखो एफ एम, एफ नोट बाय, मान लो के की वैल्यू, ई आर की वैल्यू 2 है आपके पास, 2 है तो फोर्स इन मीडियम क्या हो गया, इसका आधा। मान लो ई आर की वैल्यू 4 है आपके पास तो एफ एम कितना हो जाएगा, एफ नोट बाय 4। तो मैंने बोला ई आर बेसिकली है क्या, ई आर क्या है कि कितने फैक्टर से फोर्स मीडियम चेंज होने से कम हो रहा है, फैक्टर कितने फैक्टर से कम हुआ, वो 1/2 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/80 भी हो सकता है, इट में बी एनी नंबर। बोलो यहां तक समझ में आया बच्चों, सभी बच्चे बोलेंगे हाँ। अब आपको जो कुलाम्स लॉ वाला फॉर्मूला है ना उसको याद कैसे करना है, मेरी बात सुनो। F दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो हमें मीडियम का नहीं गिवन, अगर हमें मीडियम वाला एप्सिलॉन एम नहीं पता होता लेकिन हमें एप्सिलॉन नोट पता होता है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एप्सिलॉन नोट वैल्यू अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, हाँ वेरी गुड, -12। अब अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट भी हमें निकालनी आती है, देखना एक बारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हमें 4 पाई तो कांस्टेंट है और ये तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो एप्सिलॉन नोट को इधर लेके आ जाओ बच्चों, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू फोर्स। Q1 Q2 यानी कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लो ये यूनिट बन गई इसकी, कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, एप्सिलॉन नोट हमें गिवन होता है, नहीं भी गिवन है तो हमें पता है कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। हमें क्या नहीं पता होगा, हमें एप्सिलॉन एम नहीं पता होगा। क्या पता होगा, मीडियम का या तो ई आर गिवन होगा या के गिवन होगा। तो हमें इस टर्म्स में क्या ई एम को, एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकता हूं बच्चों, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। और एप्सिलॉन एम को और क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, एप्सिलॉन नोट इंटू के, ये भी लिख सकते हैं। यानी जो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा फोर्स इन मीडियम का, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लो जी,
और के की टर्म्स में भी याद करना है तो के की टर्म्स में भी याद कर लो। फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लो ये आपके पास जो ये रेशियो होती है इनको हम बोलते हैं दीज आर डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये रेशियो होती है सेम क्वांटिटी बाय सेम क्वांटिटी की। आई होप ये पूरा पैटर्न आपको समझ में आया होगा। एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नॉट के बीच का रिलेशन समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। आपके एसएल अरोरा में कोई भी रेफरेंस बुक जो भी आप लोग लगाएंगे 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं डायरेक्ट इस रिलेशन के बेस पे, तो ये रिलेशन भी आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। बताइए बच्चों यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो अब हम बात करेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। बेटा पहले कॉन्सेप्ट समझना है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। अच्छा आप बताओ जल्दी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? 11th में मैंने ही पढ़ाया था, टेंशन नहीं लेना। बोला था कि एफ नेट की वैल्यू 0, मतलब उस पर फोर्स लग सकते हैं लेकिन उनका सबका नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब कैसे? मान लो किसी बच्चे को पसंद आ गया हूं मैं कि मैं तो सर को अपने घर लेके जाऊंगा, खाना मैं खिलाऊंगा भैया को। एक बच्चा बोला सर मेरी तरफ चलो, इसने मुझे फोर्स लगाया 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में। दूसरा बोला हाँ तू कैसे लेके जाएगा, मैं लेके जाऊंगा। उसने भी 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया। सर की तो हालत खराब हो गई क्योंकि सर पे तो फोर्स लग रहे, वो इधर भी खिंचाव आ रहा है इधर भी खींच रहे हैं, बट आप फिजिक्स की टर्म्स में बोल रहे हो है सर नेट फोर्स तो 0, आप पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा है। इसने ज़्यादा जान लगा दी, इसने लगा दिया 10 न्यूटन, तो मैं इधर धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा। ये बोला ऐसे कैसे करेगा तू, इसने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो भी इधर भी 10 न्यूटन इधर भी 10 न्यूटन, तो भी मेरी तो हालत खराब हो गई। बट आप अभी भी मजे ले रहे हो कि सर इक्विलिब्रियम में तो हो आप पे क्या फर्क पड़ रहा है। बात समझ में आई? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है बट उनका नेट सम 0 होना चाहिए। 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, तो नेट फोर्स 0। दोनों 10-10 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में लग जाएंगे तो मैं इक्विलिब्रियम में नहीं रहूंगा, मैं दौड़ना स्टार्ट कर दूंगा, यानी मुझ में एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया आई होप कि किसी भी चार्ज को अगर हमें इक्विलिब्रियम में रखना है तो सबसे पहले कंडीशन क्या चेक करनी है कि उस पर नेट फोर्स चेक करना है। और नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है कि अगर एक फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में तो दूसरा लगना चाहिए लेफ्ट डायरेक्शन में। तो सबसे पहली तो कंडीशन यही है कि डायरेक्शन अलग अलग होनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि सर नेट फोर्स 0 होने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ F1 मस्ट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अब ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। मैंने सबसे पहले बात करी कि मेरे पास ये 2 चार्जेस है Q एंड Q। अभी बेसिक चर्चा करेंगे बिल्कुल। हमने बोला ये दोनों चार्जेस ना फिक्स चार्जेस है। फिक्स्ड मतलब क्या हुआ कि सर किसी भी कीमत पे ये चार्ज तो नहीं मूव करने वाले, ये तो फिक्स हमने बांध के रख दिए कि भैया ये तो इनकी पोजीशन तो फिक्स रहने वाली है, दुनिया इधर की उधर हो जाए ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करने वाले, सबसे पहली कंडीशन। अच्छा इन दोनों के बीच में सेपरेशन दे दिया हम लोगों ने, लेट से L। ठीक है बच्चों, इसका नाम रख देते हैं 1, इसका नाम रख देते हैं 2। अब हमसे बोला गया कि ये स्मॉल q कहां पर रखूं। ध्यान से सुनना बच्चों, और क्वेश्चन अभी समझना, ये दोनों फिक्स्ड है, ये तो मूव नहीं करने वाले, यानी इनका इक्विलिब्रियम नहीं चेंज होने वाला। बोला गया ये वाला चार्ज, ये थर्ड चार्ज कहां रखूं सच दैट ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। मैं फिर कह रहा हूं इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा इस पे पड़ेगा, या तो ये राइट में भगेगा या ये लेफ्ट में भगने वाला है। तो बोला गया इसको कहां पर रखा जाए इन सच अ फैशन कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब सोचो ध्यान से, पहली बात तो बड़ा बेसिक सा एनालिसिस करते हैं कि सर इसको मैं कहां कहां रख सकता हूं। मैं यहां रख सकता हूं ए पोजीशन पर, मैं यहां रख सकता हूं बी पोजीशन पर, मैं यहां रख सकता हूं सी पोजीशन पर। अब बच्चों के दिमाग में बात आई होगी कि सर आपने तो इसी लाइन के लोग रख दिया, कोई यहां पे भी तो रख सकते हैं ना। बाबूजी जल्दी बताइए, न्यूटन बाबा मतलब कुलाम्स बाबा ने क्या बोला था कि जो फोर्स लगने वाला है ना
वो लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस के अलोंग ही लगने वाला है। यानी पोजीशन तो यही पॉसिबल होगी, या तो ए पे रखा जाएगा, या बी पे रख सकते हो, या सी पे रख सकते हो। लेकिन इन तीनों में से क्या तीनों ही जगह इक्विलिब्रियम आएगा, या दो जगह इक्विलिब्रियम आएगा, या एक जगह इक्विलिब्रियम आएगा? अब हमें वो फाइंड आउट करना है। हाँ, अब इक्विलिब्रियम की परफेक्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए पहली बात, और डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। चलो अब एक एक बारी करके रखते हैं, फिर एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक आपको याद करा दूंगा, उसको याद कर लेना, क्वेश्चंस होंगे। मैंने इस क्यू को यहां पे रखा बच्चों ए पे। अब ध्यान से सुनना, सबका नेचर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा इस क्यू पर। ये बड़ा क्यू फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में, इधर। कितना लगाएगा वो भी चेक करेंगे। अब इसको हटाओ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओ, एक के कारण निकालो। पहले इसके कारण ये निकाला तो राइट डायरेक्शन आई। अब ये देखिए, ये वाला भी पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, तो ये किधर लगाएगा? ये भी राइट में ही लगाएगा। सोच के देखो, इक्विलिब्रियम की इस कंडीशन क्या है? डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अरे सर, यहां तो दोनों डायरेक्शन सेम आ गई, तो यहां तो किसी भी हालत में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, यहां तो नहीं आ सकता, क्योंकि दो कंडीशन है, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यहां पे पहली ही कंडीशन वायलेट हो गई, तो खत्म करो, आगे चर्चा ही नहीं करनी। अब आ जाओ सी पर फिर देखो, सी पे रखो क्यू चार्ज को, क्यू पॉजिटिव, तो ये क्यू इस क्यू को धक्का मारेगा राइट लेफ्ट डायरेक्शन में, इधर आया है फोर्स। चलिए, ये क्यू भी इस क्यू पे पॉजिटिव नेचर है, तो भी धक्का मारेगा इस डायरेक्शन में, तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम नहीं आने वाली। तो बची क्या? ये कंडीशन बची, इसको चेक कर लेते हैं। देखो एक बारी, मैंने यहां पर क्यू चार्ज रख दिया बच्चों, ये पॉजिटिव विल रिपेल इन लेफ्ट डायरेक्शन, ये पॉजिटिव ये रिपेल करेगा इन राइट डायरेक्शन। हाँ, यहां पर पॉसिबिलिटी बन गई है कि इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई आ गई कि फोर्स के मतलब डायरेक्शंस अपोजिट है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकाले? बड़ा बेसिक सा फंडा है मेरे बच्चों। देखो क्या करना है भैया, यहां से मान लो अभी हमें नहीं पता कि इक्विलिब्रियम कहां पर आने वाला है, बट आएगा इन दो कैपिटल चार्जेस के बीच में। तो हमने क्या बोला, यहां से ये सेपरेशन x मान लेता हूं, टोटल लेंथ l है, तो ये कितना बचा बच्चों? l माइनस x। अब ध्यान से निकला, इक्विलिब्रियम किसका देखना है? सर स्मॉल क्यू पे देखना है, तो नेट फोर्स भी किस पे जीरो होना चाहिए? स्मॉल क्यू। मेरी इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हो आप, तो मुझ पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना, इक्विलिब्रियम की बात तो कर रहे हो आप त्यागी सर की, और अनुरावत का आप नेट फोर्स जीरो कर रहे हो, तो वो अनुरावत हुई ना इक्विलिब्रियम में। विवेक सर का तो हम लोगों ने एनालिसिस किया ही नहीं ना। एग्जैक्टली किसको इक्विलिब्रियम में लेके आना है? क्यू को। तो नेट फोर्स भी किस पे होना चाहिए? जीरो, क्यू पे, स्मॉल क्यू पे। तो एफ नेट ऑन स्मॉल क्यू शुड बी जीरो। चलिए अब देखो, सेकंड कंडीशन क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी ये जितना फोर्स लगाएगा स्मॉल क्यू पे, उतना ही फोर्स ये भी लगाना चाहिए स्मॉल क्यू पे। अब देखो ध्यान से, इस पोजीशन को ये 1, ये 2, इसको मैंने बोला थर्ड। अब ध्यान से सुना बच्चों, मैं क्या लिख रहा हूं? फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमें पता है, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। k q स्मॉल q बाय दोनों के बीच का सेपरेशन कितना बच्चों? x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू k कैपिटल Q अगेन स्मॉल q अगेन डिवाइडेड बाय l माइनस x का होल स्क्वायर। q ने q को मारा, अब बचा क्या? इधर बचा l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इधर लेके आ जाइए। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों? l माइनस एक्स का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा x स्क्वायर। अब क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देख लेना, दोनों तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ दिस साइड, या स्क्वायर रूट जो भी आप बोलते हो, अंडर रूट ऑन बोथ दिस साइड्स। अब अंडर रूट ले लिया तो क्या हो गया बच्चों? अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे क्या बचा?
L माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू एक्स, तो L दिस इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, L/2। देखो बच्चों मेरी बात सुनना आप ध्यान से, अभी ये एक सीक्वेंस मेथड देखा है हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप। अब मैं ये कह रहा हूं हम लोगों का बेसिक क्वेश्चन क्या था कि इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, दोनों चार्जेस फिक्स थे, दोनों चार्जेस फिक्स थे, तो हमने देखा इक्विलिब्रियम कहां पर आया, तो हमने देखा इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में आया। अच्छा, यहां पर डेटा ऐसा रखा था कि वो इक्विलिब्रियम L/2 पर आ गया। अब आपको याद क्या रखना है कि अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, नेचर सेम का मतलब ये भी कैपिटल, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो इक्विलिब्रियम हमेशा हमेशा इन दोनों चार्जेस के बीच में लाई करने वाला है। और बीच का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सेंटर पर, वो हो सकता है यहां पर लाई करे, वो हो सकता है यहां पर लाई करे, वो कहीं पर भी लाई करेगा, करेगा हमेशा बीच में। क्या याद करना है कि अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम हमेशा बीच में, उन दो चार्जेस के बीच में लाई करने वाला है। बीच का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो L/2 पर लाई करेगा, वो L/4 भी हो सकता है, वो L/2 भी हो सकता है, वो L/3 भी हो सकता है, इट में बी एनी पोजीशन। बोलो यहां तक समझ में आया बच्चों? सभी बच्चे बोलेंगे। फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं। तो हमने अभी तक क्या एनालाइज किया बच्चों कि अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम होगा तो इक्विलिब्रियम बीच में आएगा, और बीच का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो L/2 पर होगा, वो कहीं पर भी हो सकता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। अब मान लो एक चार्ज है Q और एक चार्ज है 4Q, ठीक है, दोनों का नेचर अभी भी सेम, सेपरेशन वही L पर। बोला गया कि वेयर शुड वी प्लेस दिस स्मॉल q चार्ज सच दैट ये इक्विलिब्रियम में रहे। अब जल्दी बोलो, लेफ्ट या राइट में तो नहीं रखने वाले, इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, दोनों का नेचर सेम है, दोनों का नेचर सेम है, तो इक्विलिब्रियम तो बीच में आएगा, तो कहीं पर भी रख दो इसको। मान लो मैंने यहां पर x, अरे अरे वेरी गुड अनु, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो एक बारी जल्दी चेक कर लेते हैं, जो अनु ने बोला वो ठीक बोला क्या, ठीक है ना, L-x। अब इस पे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो सेम आएगी, अलग अलग आएगी, मैग्नीट्यूड और निकाल लेते हैं। तो इसको वही 1, इसको वही 2, इसको वही 3 मान लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, f(2)/1 मस्ट बी इक्वल टू f(2)/3। चलो जल्दी करेंगे बच्चों। फॉर्मूला क्या बना, k(q)/x का स्क्वायर, k(q), ये बना 4q/L-x का होल स्क्वायर। अब देखो k(q) ने k(q) को मारा, इधर आ गया L-x का होल स्क्वायर, और ये आ गया 4 × x²। अब देखो बच्चों इसको कैसे सोल्व करेंगे। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूं मैं 2x का होल स्क्वायर, L-x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फिर वही अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ले लो, तो ये L-x बनेगा, ये बनेगा 2x, तो L की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, L/3। लो जी, तो बस अब आपने यहां से क्या याद रखना है, वो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ जाता है तो इक्विलिब्रियम हमेशा बीच में आएगा। और बीच का मतलब L/2 हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो L/3 भी हो सकता है, वो L/4 भी हो सकता है, L/8 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है। बोलो इतना समझ में आया क्या बच्चों? सभी बच्चे बोलेंगे। अब एक बार बताओ, अगर इसको मैं माइनस और इसको मैं माइनस कर देता तो भी बीच में ही आएगा, लेकिन सिचुएशन कहां चेंज हो जाएगी, जब एक माइनस और एक प्लस आ जाता है। तो अब ध्यान से सुनना, सिचुएशन कहां चेंज हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं, फिर वही कहानी बच्चों। एक हम लोगों ने मान लिया +q, एक हम लोगों ने मान लिया -4q, ठीक है। सेपरेशन वही L, फिर वही क्वेश्चन पूछा गया, वेयर वी शुड प्लेस स्मॉल q चार्ज सच दैट q इज इन इक्विलिब्रियम।
Q इज इन इक्विलिब्रियम। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना बच्चों, अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ गई, इसमें दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग आ गया। अगर मैग्नीट्यूड सेम आता तो हमें पोजीशन पता थी बीच में आने वाला है। अब फिर वही, अब क्या करें सर, अभी भी वही कहानी करेंगे बच्चों, 3 पोजीशन अभी भी हो सकती है, 1 2 3, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले इस पे रख के देखते हैं 2 पे, यहां पे रख के देखो तो देखो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल यानी राइट में धक्का मारेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये इसको खींचेगा। इस पे निकालना है बच्चों नेट फोर्स, तो इसी को देखो बस, इस पे कहां जाने वाला है, ये पॉजिटिव इसको धक्का मारेगा, वो नेगेटिव उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम यहां पे तो नहीं पॉसिबल। पहले केस में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था तो बीच में आ रहा था, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया तो बीच में नहीं आया। यानी यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि आने वाला तो साइड में है, या तो 1 पे आएगा या 3 पे आएगा। अब 1 पे चेक करते हैं, 1 पे आ जाओ बच्चों, देखना ध्यान से। अब इस Q को मैं यहां पर उठा के रख देता हूं। अब सोचो ये माइनस ये प्लस, तो इसको खींचा इसने अपनी डायरेक्शन में, ठीक है। ये प्लस तो ये धक्का मारेगा इसको इस डायरेक्शन में, हाँ, यानी डायरेक्शन अलग अलग आ गई। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि इक्विलिब्रियम हो सकता है यहां पर आ जाए। चलो अब यहां पर भी देख लेते हैं। अब उसी स्मॉल Q को यहां पर उठा के लेके आओ बच्चों, फिर देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। अरे सर ये तो बड़ा गड़बड़ सा लगा, क्या 2 जगह इक्विलिब्रियम आएगा क्या? आंसर है नहीं, इक्विलिब्रियम तो एक ही जगह आने वाला है। लेकिन सर ये तो पहली कंडीशन तो दोनों जगह सेटिस्फाई करती है। हाँ तो चेक करते हैं ना दूसरी कंडीशन को, अगर दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो दूसरी कंडीशन कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। अब आओ यहां पे इस पे निकालना है बच्चों। अब मान लेते हैं ये डिस्टेंस x मान लिया, चलो यहां पे देखो एक बारी, ये Q ये -4Q और यहां पर हमने स्मॉल q रखा, इन दोनों के बीच का ये सेपरेशन L और ये सेपरेशन हमने x माना, ठीक है बच्चों। वही इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है बच्चों, F/1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू F/1 ड्यू टू 3 का मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। K टाइम्स Q कैपिटल Q बाय x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू K टाइम्स Q 4Q बाय L प्लस x का होल स्क्वायर। चलिए यहां पर तो इक्वेशन बनी है, यानी ये लेफ्ट की इक्वेशन बनी बेटा, लेफ्ट डायरेक्शन में। अब इस राइट डायरेक्शन में भी एक बार एनालाइज करते हैं, फिर आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। यहां से देखिए दोबारा से, ये वही ये वाला Q, ये वही -4Q और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बच्चों, L, ठीक है ना, सेपरेशन कितना है L। अब हमें इसको रखना है राइट डायरेक्शन में, यहां पे रख देते हैं Q, मान लो ये x दूरी पर है। अब हमें क्या करना है, फिर वही 1 2 3, फिर वही करो, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 होना चाहिए। चलिए जी अब करते हैं, इसका फोर्स निकालो। तो ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, Q बाय L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K4Q बाय एक्स स्क्वायर। पहले ये बताओ क्या ये दोनों इक्वेशन आपको क्लियर हुई क्या, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। सभी बच्चे बोलेंगे। हमने क्या किया है बच्चों, हमने देखा पूरे क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करते हैं कि इसमें भी 3 कंडीशन पॉसिबल थी, या तो राइट में या सेंटर पर या लेफ्ट में। तो हमने देखा सेंटर पे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में थी।
फिर पॉसिबिलिटी क्या है, इधर भी दोनों अलग, एक ही अलग अलग डायरेक्शन में थे, एक राइट एक लेफ्ट, इधर भी लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो अब हमने बोला कि अगर मैंने चार्जेस, देखो ये तो पूरा वही क्वेश्चन था, Q माइनस 4Q सेपरेटेड बाय L। फिर हमने बोला कि अगर मैं यहां पर रखूं, यानी लेफ्ट में रखूं चार्ज को, तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, इस पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। तो हमने इक्वेशन लिख दी बच्चों, K Q बाई एक्स स्क्वायर, K Q बाई एक्स स्क्वायर, और इस पे ये वाला फोर्स कितना लगाएगा, K Q 4Q बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, इधर केस में हमने क्या देखा कि ये तो वही क्वेश्चन है Q और 4Q जो हमारे पास गिवन था। हमने अब इसको एक्सट्रीम राइट में रखा, ये रखा, कितनी दूरी पर रख दिया, x पे रखा। तो अब इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए बच्चों, तो इस पे नेट फोर्स लगाएगा कौन, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। तो ये कितना लगाएगा, K Q बाय L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कितना लगाएगा, K 4Q बाय एक्स स्क्वायर। दोनों इक्वेशन लिख दी मैंने। अब इन दोनों इक्वेशन को मैथमेटिकली एनालाइज करो, मैथमेटिकली एनालाइज करो। देखो ध्यान से सुनना, एक बारी सुनना ध्यान से। वीडियो पॉज हो रही है, अभी देखो, अब ठीक है, ओके। अब ये बताइए, क्या ये दोनों इक्वेशन लिखनी आ गई क्या? अब इन दोनों इक्वेशन को मैं आपको एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैं इधर लिख रहा हूं 1/2, ध्यान से सुनना बच्चों, और मैं इधर लिख रहा हूं 4/8 के बराबर है। क्या ये इक्वेशन सही है क्या? मैंने लिखा 1/2 इज इक्वल टू 4/8, आया समझ में? अब समझने की कोशिश करना, क्यों मैंने बराबर रखा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर भी बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर भी बड़ा है। न्यूमरेटर भी बड़ा और डिनोमिनेटर भी बड़ा है। जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो 1/2 आ जाएगी। मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान से सुनना, 1/2 दिस इज इक्वल टू 8/4। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि सर इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। आप देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। इसका न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर कितना है, KQ, और इसका न्यूमरेटर देखो कितना है, KQ 4 टाइम्स बड़ा है, यानी इसका न्यूमरेटर इसके कंपैरेटिवली 4 टाइम्स बड़ा है। अच्छा, इसका डिनोमिनेटर देखो L प्लस एक्स, यानी न्यूमरेटर तो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर तो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ये रेशियो देखो, न्यूमरेटर तो छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है, इसका न्यूमरेटर छोटा है ना। अब इसको और कर लो, इसको एक कर लो बेशक। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो क्या ये कभी भी बराबर हो सकते हैं? आंसर है कभी भी बराबर नहीं होंगे। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इसका न्यूमरेटर भी छोटा है, इसका डिनोमिनेटर भी छोटा है, इसका न्यूमरेटर भी छोटा है। इसके कंपैरिजन में देखो 4 यहां पे 1, यहां पे देखो 8, यहां पे देखो 2, तो इसका न्यूमरेटर भी छोटा है, इसका डिनोमिनेटर भी छोटा है। इधर देखो, इसका न्यूमरेटर भी बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर भी बड़ा है, इसका न्यूमरेटर भी बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर भी बड़ा है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फैक्टरी हो सकती है। तो अब इसमें से ये था आपके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब याद करने वाला जो तरीका वो बताता हूं। तो ये इक्वेशन सही है, ये इक्वेशन गलत है। अब आपको ऐसे नहीं करना हर क्वेश्चन में, ये आपको समझाने के लिए किया था कि क्यों ऐसा होता है। अब याद क्या करना है कि अगर दोनों का नेचर सेम आ जाता है बच्चों, अब ध्यान से सुनना, अगर दोनों का नेचर सेम का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज हमेशा बीच में आएगा, हमेशा बीच में आएगा। बट अगर नेचर अपोजिट आ जाता है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो याद क्या रखना है, इक्विलिब्रियम हमेशा साइड में आएगा, छोटे वाले के पास आएगा। इक्विलिब्रियम हमेशा साइड में आएगा, छोटे वाले के पास आएगा। अब इन दोनों में से देखो Q और 4Q में से कौन छोटा, Q, तो इक्विलिब्रियम Q की तरफ आएगा। बात समझ में आ गई?
इक्विलिब्रियम किधर आएगा, छोटे वाले के पास। अब याद करना क्या करना है कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, नेचर सेम है, नेचर सेम का मतलब दोनों प्लस दोनों माइनस, तो इक्विलिब्रियम बीच में आएगा। और बीच का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो L/2 पर ही एग्जिस्ट करेगा ना, वो L/3 भी हो सकता है, L/4 भी हो सकता है, L/8 भी हो सकता है। अगर दोनों का नेचर अपोजिट है तो इक्विलिब्रियम साइड में आएगा, छोटे वाले के पास आएगा। अब आप जल्दी बताइए, समझ में आया क्या? एक दो क्वेश्चन कराता हूं, जल्दी जल्दी बताएंगे कहां कहां इक्विलिब्रियम आने वाला है। सभी बच्चे बोलेंगे Q4Q पहला, Q - 2Q दूसरा, -4Q + 8Q तीसरा, 2Q -Q जल्दी बोलो, इस वाले में इक्विलिब्रियम किधर आएगा? अरे गधेड़ी, ये ध्यान से देख, दोनों पॉजिटिव है। हाँ, बीच में यहां कहीं पर आएगा। हाँ, बीच में आएगा। हाँ, इसमें बताओ, इसमें बताओ Q - 2Q, लेफ्ट या राइट ऐसे बताना, लेफ्ट या राइट। वेरी गुड। इसमें बताओ और अब, हाँ, और अब बताओ, दोनों प्लस कर दिए, बहुत बढ़िया। इसमें बताओ माइनस था तो इधर आएगा ना, छोटा देखो ना, दोनों में से छोटा कौन सा है? -4Q, तो छोटे वाले के पास आएगा। अब इसको मैं प्लस कर दिया तो दोनों प्लस आ गए, तो बीच में कहीं पे आने वाला है। इधर आ जाओ, इधर बोलो, जल्दी बोलो, किधर आएगा, लेफ्ट या राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इधर बोलो, कहां आएगा? चलिए, तो बताइए, आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते। बताइए, आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों, सभी बच्चों को? चलिए, अब मैंने आप लोगों को एक है ना PDF फाइल सेंड की थी। उस PDF फाइल में से आप डेली न्यूमेरिकल्स लगाना। वो कैप्सूल फॉर्मेट है, छोटी छोटी थ्योरी है, थोड़ी थोड़ी थ्योरी है, और न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा है, बट हर एक न्यूमेरिकल कवर किया हुआ उसमें, हर एक न्यूमेरिकल, हर एक टाइप का। वो थोरोली अगर आप पढ़ गए ना, उसको ढंग से कर गए, तो श्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत अच्छी कमांड हो जाने वाली है। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।